हेलो फ्रेंड्स, सर्वज्ञान कोचिंग क्लासेस के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए लास्ट लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। आज हम बात करेंगे इंडियन आर्ट्स की हिस्ट्री के बारे में। देखिए, ये सिर्फ सुंदर चीज़ों या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की कहानी नहीं है। ये हमारी सिविलाइजेशन की कहानी है, हमारे लोगों की, हमारे देवी देवताओं की और हमारे साम्राज्यों की। ये एक ऐसी किताब है जो पत्थर, ब्रॉन्ज और परफॉर्मेंस से लिखी गई है। तो सवाल ये उठता है कि कोई भी सिविलाइजेशन, कोई भी संस्कृति अपनी कहानी सिर्फ शब्दों के बिना कैसे बता सकती है। जैसा कि हम अब देखेंगे, इसका जवाब आर्ट में यानी कला में छिपा है। आर्ट एक ऐसी जबान है जिसने सदियों से हमारी आस्था, हमारी शक्ति और हमारी संस्कृति को एक्सप्रेस किया है। चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है इंडियन आर्ट के सबसे पवित्र, सबसे सेक्रेड मकसद से, देवी देवताओं को एक रूप देना, एक आकार देना। ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं था बच्चों, इसका मेन पर्पस था जो चीज़ एब्स्ट्रैक्ट है, जिसे हम देख नहीं सकते, उसे एक ऐसी मूर्ति में बदलना जिसे लोग देख सकें, छू सकें और उससे स्पिरिचुअली कनेक्ट कर सकें। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि देवी देवताओं की मूर्तियां ऐसे ही रैंडमली नहीं बनाई जाती थीं। इसके पीछे एक पूरी साइंस थी, एक शास्त्र था जिसे इंडियन आइकनोग्राफी कहते हैं। आइकनोग्राफी का मतलब होता है प्रतिमा विज्ञान। इसमें मूर्तियां बनाने के पक्के नियम यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे। ये एक तरह का ब्लूप्रिंट था जिससे ये इंश्योर किया जाता था कि हर देवी या देवता आसानी से पहचाने जा सके। और ये मूर्तियां बनाने की कला समय के साथ इवॉल्व हुई, यानी इसमें विकास हुआ। इसकी शुरुआत कुशाना पीरियड में हुई, लगभग 1st से 3rd सेंचुरी में। मथुरा में उस समय के सिक्कों पर यानी कॉइन्स पर देवी देवताओं की इमेजेस मिलनी शुरू हुई। इसके बाद आया गुप्ता पीरियड, जिसमें मूर्ति कला और भी ज्यादा रिफाइन हो गई और सुंदर हो गई। लेकिन इसका गोल्डन एज, इसका सुनहरा दौर था चोला पीरियड, साउथ इंडिया में, जब ब्रॉन्ज यानी कांसे की मूर्तियां बनाने की कला अपने पीक पर पहुंच गई। चोला डायनेस्टी के आर्टिस्ट ने दुनिया की कुछ सबसे बेहतरीन ब्रॉन्ज मूर्तियां बनाई। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है नटराज यानी भगवान शिव का कॉस्मिक डांसर वाला रूप। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये आर्ट, स्पिरिचुअलिटी और साइंस का एक मास्टरपीस है। एक ही मूर्ति में क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन यानी सृजन और विनाश का पूरा साइकिल दिखाया गया है। ये सिर्फ स्टैचूज नहीं थे, इन्हें भगवान का साक्षात रूप माना जाता था। तो देवी देवताओं की कला से अब हम आगे बढ़ते हैं राजा महाराजाओं और सम्राटों की कला पर। अब आर्ट, खासकर आर्किटेक्चर, पावर का, शक्ति प्रदर्शन का जरिया बन गया। राजा महाराजा बड़े बड़े मंदिर और स्मारक बनवाते थे। ये सिर्फ पूजा पाठ के लिए नहीं, बल्कि अपनी शान, अपनी दौलत और अपना नाम इतिहास में दर्ज करवाने के लिए बनवाए जाते। हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर में 2 मेन स्टाइल्स आते हैं। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ इंडिया में है नगरा स्टाइल, जिसे आप उसके ऊंचे घुमावदार शिखारा से पहचान सकते हैं। शिखारा मतलब मंदिर का सबसे ऊपरी हिस्सा जो आसमान की तरफ जाता है, जैसे कोई पर्वत की चोटी हो। और साउथ इंडिया में है द्रविड़ा स्टाइल, जिसमें मंदिर का टावर पिरामिड जैसा होता है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप कहानियां या स्टोरीज बनी होती हैं। जब इंडिया में सल्तनत और उसके बाद मुगल्स का शासन आया, तो आर्किटेक्चर में एक नया इन्फ्लुएंस आया, इस्लामिक इन्फ्लुएंस। इस दौर ने हमें दुनिया के कुछ सबसे आलीशान मॉन्यूमेंट्स दिए, जैसे दिल्ली का कुतुब मीनार, जो दुनिया की सबसे ऊंची ब्रिक मिनरेट है, आगरा का ताजमहल, जो शाहजहां ने बनवाया था, और बीजापुर का गोल गुंबज, जिसका डोम बिना किसी सपोर्ट के खड़ा है, और वहाँ एक विस्परिंग गैलरी है जहाँ हल्की सी आवाज़ भी गूंजती। कल्चर्स का यह मिलन ब्रिटिश राज के आने पर भी जारी रहा। अंग्रेजों ने एक नया स्टाइल इंट्रोड्यूस किया, जिसे कहते हैं इंडो गॉथिक स्टाइल। इंडो मतलब इंडियन और गॉथिक एक यूरोपियन स्टाइल है। इसमें यूरोपियन फीचर्स जैसे पॉइंटेड आर्चेस को इंडियन डिटेल्स जैसे डोम और जाली वर्क के साथ मिक्स किया गया। मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन इसका एक शानदार एग्जाम्पल है, एक ट्रेन स्टेशन जो किसी महल से कम नहीं लगता। लेकिन इंडिया की कहानी सिर्फ पत्थर और ईंटों में नहीं लिखी गई है। ये एक जिंदा कहानी है जो हमारे परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी प्रदर्शन कलाओं के जरिए कही जाती है। डांस, म्यूजिक, थिएटर, ये ऐसी ट्रेडिशंस हैं जो हजारों सालों से चली आ रही हैं। और हाँ, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। इंडियन क्लासिकल परफॉर्मेंस के सेंटर में है रसा का कॉन्सेप्ट। नाट्यशास्त्र नाम के प्राचीन ग्रंथ में इसके बारे में बताया गया है। रसा का मतलब है इमोशन या मूड। ऐसे 9 मुख्य रस होते हैं, जैसे श्रृंगार यानी प्रेम, हास्य यानी हंसी, करुणा यानी दुख और शांता यानी शांति। किसी भी परफॉर्मेंस का मकसद होता है ऑडियंस के मन में एक खास रसा को जगाना। क्लासिकल म्यूजिक की बात करें तो ये रसा की एक्सप्रेशन 2 बड़ी ट्रेडिशंस में बटी हुई है।
नॉर्थ इंडिया में है हिंदुस्तानी म्यूजिक, जिस पर पर्शियन और इस्लामिक कल्चर का भी असर पड़ा। और साउथ इंडिया में है कार्नाटिक म्यूजिक, जो ज़्यादातर पुरानी हिंदू परंपराओं से जुड़ा रहा। दोनों ही म्यूजिक फॉर्म्स बहुत कॉम्प्लेक्स और खूबसूरत हैं। और ये कला समय के साथ रुके नहीं, ये हमेशा बदलती रही है। 20वीं सेंचुरी में पंडित उदय शंकर ने एक बिल्कुल नया मॉडर्न डांस स्टाइल बनाया। उन्होंने इंडियन क्लासिकल डांस को यूरोपियन बैले और ओपेरा के साथ मिलाया। ये इस बात का सबूत है कि इंडिया की आर्टिस्टिक कहानी हमेशा से ही नई चीज़ें अपनाती आई है। तो इतनी रिच, इतनी विशाल विरासत का आज 21वीं सेंचुरी में क्या मतलब है? ये पुरानी परंपराएं अब आगे बढ़कर मॉडर्न क्रिएटिव प्रोफेशंस का रूप ले चुकी हैं। चलिए अब इस कहानी को आज के दौर तक लाते हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अप्लाइड आर्ट। अप्लाइड आर्ट का मतलब है जब आर्टिस्टिक डिज़ाइन और सुंदरता के सिद्धांतों को रोज़मर्रा की चीज़ों पर, फंक्शनल ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई किया जाता है। ये ऐसी कला है जिसका प्रैक्टिकल यूज़ होता है, जैसे आपके मोबाइल का डिज़ाइन या कुर्सी का डिज़ाइन। ये प्योर आर्ट और मॉडर्न इकोनॉमी के बीच का पुल है। इसी अप्लाइड आर्ट की वजह से आज आर्ट में इतने सारे नए करियर ऑप्शंस खुल गए हैं। आर्टिस्टिक स्किल अब एडवर्टाइजिंग और ग्राफिक डिज़ाइन, फिल्म और टेलीविज़न, इंटीरियर डिज़ाइन और हाँ, आर्किटेक्चर और फोटोग्राफी जैसी फील्ड्स के लिए बहुत ज़रूरी हो गई है। यहाँ पुरानी क्रिएटिविटी मॉडर्न इंडस्ट्री से मिलती है। और इन क्रिएटिव इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए अब फॉर्मल एजुकेशन यानी पढ़ाई बहुत ज़रूरी हो गई है। अहमदाबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन यानी NID जैसी वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस हैं, जो अगली जनरेशन के डिज़ाइनर्स, एनिमेटर्स और आर्टिस्ट्स को ट्रेन करती हैं। ये इंस्टीट्यूशंस इंश्योर करती हैं कि इंडिया की आर्टिस्टिक लेगेसी आगे भी बढ़ती रहे। तो हमने देखा कि कैसे आर्ट पहले आस्था को एक्सप्रेस करने का जरिया थी, फिर पावर दिखाने का, और अब एक मॉडर्न करियर बन चुकी है। ये सच में हमारी सिविलाइजेशन की एक स्टोरी बुक है। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, अगर आर्ट इंडिया की कहानी की किताब है, तो इसका अगला चैप्टर, इसका नेक्स्ट चैप्टर कैसा दिखेगा? ये एक ऐसी कहानी है जो अभी भी लिखी जा रही है। इस लेक्चर को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे अगले लेक्चर का नोटिफिकेशन मिलता रहे। रिवीजन करते रहिए। मिलते